हेलो डियर स्टूडेंट, 72 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी के क्लास नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। 72 बीपीएससी में लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, तो इसके लिए हम सब अभी से क्लास करेंगे, प्लस समय समय पर प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे। अच्छे स्तर का प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा और क्लास करने के बाद आपका एक भी प्रश्न इस वाले चैप्टर से छूटेगा नहीं, यानी इसी चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो कोशिका, आज इस वाले वीडियो में हम सब कोशिका के बारे में ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, कोशिका, कोशिकांग क्या होता है, कितने प्रकार का सेल होता है, सेल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले चैप्टर की। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं हमारे चैनल से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका चैप्टर की। मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे, एक बार अच्छे ढंग से करके जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में सारा प्रश्न बन जाए। और कुछ भी बातें अगर इस क्लास के दौरान आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो आप कमेंट कर देंगे कि ये वाला टर्म मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अगले क्लास में आपको वो वाला टर्म पुनः समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार क्लास कोशिका के बारे में, और आज हम सब कोशिका से रिलेटेड सारा कुछ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सब टर्म समझेंगे सेल। व्हाट इज सेल, यानी कोशिका क्या होता है। तो समझिए, जैसे कि पिता का शुक्राणु यानी जो पिता का स्पर्म है जिससे कि किसी शिशु का निर्माण होता है, और माता का जो ओवा है जो कि अंडाणु होता है, उन दोनों को मिलने से ये दोनों जब मिलता है तो डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, किस चीज का निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करता है, और यही डीएनए मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं। समझ में आया। तो पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु दोनों मिलकर एक जाइगोट बनाएगा जिससे कि शिशु का निर्माण होता है, जिसको आप जिन भी बोल सकते हैं। तो जिन से शिशु का निर्माण होता है, और जिन के बाद जो बनता है वो उसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए मिलने के बाद कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका एक्चुअल में क्या है, तो ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल है। ठीक है, यानी हम सब कोशिका से ही काम कर सकते हैं, कोशिका से ही। तो जिस प्रकार से मानव का जो है शरीर का आकार है वो कोशिका से बना है, इसलिए कोशिका हमारे शरीर को आकार भी देता है, स्ट्रक्चर भी देता है, प्लस हम सब अपने शरीर से काम भी करते हैं। इसलिए सेल को क्या बोला गया है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, और ये 70 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि किसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका। चलिए कोशिका के संदर्भ में थोड़ा सा बात करते हैं हम सब कोशिका के खोजकर्ताओं के बारे में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की। ठीक है, और निर्जीव कोशिका में कहां खोज किया ये भी याद रखेंगे आप सब। तो कॉर्क सेल जो कि एक मृत चीज थी उसे काटकर कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का आविष्कार किया। वैसे माइक्रोस्कोप यंत्र का आविष्कार ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जीवित कोशिका के संदर्भ में जब भी पूछा जाएगा तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया था। इन्होंने एक जो तालाब होता है, तालाब में कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज। कोशिका कैसा शब्द है, अगर पूछ ले कि सेल कैसा शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम। ठीक है, आगे हम सब बढ़ते हैं, थोड़ा टर्म समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी शब्द जो है हर्ट विंग द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी क्या है, तो साइटो प्लस जेनेटिक, यानी कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की कोशिका के साथ संबंध के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि डीएनए क्या होता है, तो आनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे कि हमारा लक्षण जो है हमारे पिताजी माताजी से मिलेगा, तो हमारा लक्षण है तो डीएनए मैच कर रहा है। तो कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए और कोशिका में क्या संबंध है उसके अध्ययन को हम सब क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। शब्द याद रखेगा, साइटोलॉजी शब्द हर्ट विंग द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। मैं आपको 72 बीपीएससी तक सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, और इतने सही ढंग से पढ़ा दूंगा कि आपको फिर दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, और फिर हम सब आगे मेंस की ओर देखेंगे। ठीक है,
तो इस चैनल का उद्देश्य है पीपीएससी की तैयारी में नंबर 1 संस्था बनना है। तो उसके लिए मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आप सब भी जरूर प्यार देंगे और आप सब भी कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम सब कोशिका जनक के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है, क्योंकि सबसे पहले इनके द्वारा ही जो है निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, याद रखिएगा एकदम, माइक्रोग्राफिया। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक के बारे में बात करेगा तो स्वेंसन थे। स्वेंसन की पुस्तक का नाम सेल था, यानी पुस्तक का नाम ही सेल है। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है, अनिल कुमार शर्मा है, एकदम याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कोशिका का आकार सभी जीवों में एक समान होता है? तो कोशिका का संभवतः आकार जो है भिन्न भिन्न होता है कोशिका के विशिष्ट कार्यों के कारण। उदाहरण के तौर पे याद रखिएगा, आरबीसी का जो कोशिका होता है, यानी हम सब का जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसका कोशिका का आकार उभयावतल होता है। पेशी कोशिका का आकार जो है पट्टीदार होता है। और ये डब्ल्यूबीसी बार बार एग्जाम में पूछेगा, इसको वीवीआई कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का जो कोशिका होता है ये अनियमित होता है। आपसे 2 क्वेश्चन बार बार पूछेगा। एक पूछेगा कि कौन सा जीव जिसका आकार अनियमित होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमीबा। और पूछेगा कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में किस कोशिका का आकार अनियमित होता है, तो वो हो जाता है डब्ल्यूबीसी का, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो एकदम इसको याद रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स का कोशिका का आकार जो है अनियमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के समयावधि पर चर्चा कीजिए, यानी हम सब पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ सेल, कोशिका का खोज और उसके बाद उसके आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, यहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पहले पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज 1665 में की। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक की अन्य खोज भी आप सब याद रखेंगे, जीवाणु की खोज, प्रोटोजोआ की खोज और शुक्राणु कोशिका की खोज इनके द्वारा ही की गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 में की गई। 1838 में जे पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज की गई। अभी हम सब आगे समझेंगे केंद्रक क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, सारे कुछ समझेंगे। पहले समझिए कि कोशिका का क्या कैसे कैसे जो है आगे चल करके डेवलपमेंट हुआ, वो मैं बता रहा हूं। तो 1838 में जे पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज की गई। जीव द्रव्य कोशिका को भौतिक आधार प्रदान करता है। 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया 1838-39 में। 1855 में रॉबर्ट विरचाउ ने कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये बताइए, यानी जो नया कोशिका बनता है उसका निर्माण पुराने वाले कोशिका से होता है। ऐसा किसने बताया, तो रॉबर्ट विरचाउ ने बताया। इन्होंने ओमिनस सेलुलास सेलुला सिद्धांत दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को समृद्ध बनाया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया था, उसको और जो है समृद्धि तक पहुंचाने का काम रॉबर्ट विरचाउ महोदय द्वारा किया गया। उसके बाद 1940 में नॉल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। कोशिका और कोशिकांग को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उससे जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये था कोशिका के संदर्भ में एक टाइमलाइन, जिस प्रकार से 1665 से कोशिका की खोज की गई और 1940 तक हम सब कोशिका के संदर्भ में बहुत कुछ जान सके, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम सब थोड़ा सा कुछ और भी फैक्ट्स की, क्योंकि फैक्ट्स में ज्यादा है, फिर हम सब और बातें समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे कुछ फैक्ट्स की। कुछ अन्य फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं, फिर हम सब कोशिकांग की ओर बढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब पढ़ने वाले हैं अच्छे ढंग से। तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसे पीपीएलओ यानी प्लीयूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, यानी इसका आकार जो है 10⁻⁻6 से कम होता है। इसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहता है। बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। इसे जंतु जगत का जोकर कहते हैं। इसे एमएलओ मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये जितने भी आपको मैं माइकोप्लाज्मा के बारे में फैक्ट्स बता रहा हूं, ये बार बार एग्जाम में दिखता है, तो इसको जरूर आप याद रखिए, ठीक है। फैक्ट्स भी आपको रखना है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी समझते जाना है। दोनों मैं लेकर चलूंगा क्लास में, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
एक और याद रखेंगे, जैसे कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका आकार 130 mm से 170 mm तक होता है। तो बड़ा भी याद रखना है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये नॉर्मली पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन आपसे छोटा कोशिका जो है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा के बारे में जरूर पूछेगा, तो एकदम इसको याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। एईडीओ एग्जाम हो, 72 बीपीएससी पीटीओ और आगामी आने वाले कितने भी एग्जाम हो जाए बीपीएससी की, यहां से हमेशा प्रश्न बना रहेगा। तो एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, 68 या 69 बीपीएससी में, तो वो थे स्लाइडेन एवं स्वान। तो इन्होंने क्या बताया कोशिका के बारे में, ये आपको एक दो लाइन जरूर याद रहना चाहिए। तो इन्होंने बताया कोशिका के प्रिंसिपल यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं, पहला नंबर याद रखिएगा। किसी भी जीव की जीवन प्रक्रिया कोशिका से प्रारंभ होती है, जैसा कि मैं आपको बताया भी कि पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म और माता का जो अंडाणु है यानी ओवरी जो बोलते हैं, जिससे कि दोनों के मिलने से जो है प्रजनन के माध्यम से जो शिशु का निर्माण होता है, जिनसे डीएनए और डीएनए से फिर कोशिका का निर्माण होता है। तो किसी भी जीव का जो जीवन है वो सेल से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनते हैं, तो यानी कोशिका नए कोशिका का निर्माण जो है वो पहले वाले कोशिका से होता है। ये भी स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा बताया गया था, बाद में रॉबर्ट विर्चाउ ने भी बोला सेम टू सेम बात, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया था। चलिए यहां से एक एक टर्म को आप सब समझेंगे। सबसे पहले जाने कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, जिस भी जीव का शरीर अधूरा है, जैसे कि जीवाणु, शैवाल, वो प्रोकैरियोट में आते हैं। और जिस भी जीव का शरीर पूर्ण है, जैसे कि कोई भी जानवर ले लीजिए, हाथी, शेर, लायन, मानव ले लीजिए यानी ह्यूमन, ठीक है, बड़ा बड़ा प्लांट ले लीजिए, ये सबका शरीर पूर्ण है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाता है, प्रोकैरियोटिक है अविकसित, यानी जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी हम सबका जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विकसित है, ठीक है, इसलिए हम सब यूकैरियोट में आते हैं। जीवाणु और शैवाल का, निर्हलित शैवाल का केंद्रक जो है वो विकसित नहीं होता है, ठीक है। कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो विकसित नहीं होता है, इसलिए आप जीवाणु को जब आप देखेंगे तो जीवाणु का शरीर जो होता है वो पूर्ण शरीर नहीं होता है ना, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट में आता है। जबकि हम सबका शरीर जो है वो पूर्ण शरीर होता है, पूरी शरीर होता है, दिखता है, तो इसलिए हम सब यूकैरियोट में आते हैं। यही मेजर डिफरेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। दूसरा क्या अंतर है, तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नुमा संरचना पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में पाया जाता है। याद रखिएगा एकदम इसको। और कुछ मेजर अंतर करते हैं, तो प्रोकैरियोट कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम समझ लीजिए क्या होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम हेल्प करता है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के संश्लेषण में कौन जिम्मेदार है, तो राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट की बात करें तो इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का मैं बता दिया प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। एस का मतलब क्या होता है, तो सेडिमेटेशन कॉफिशिएंट, ये एक गुणांक है, अब अवक्षेपण गुणांक, ठीक है, उतना याद नहीं रखना है, बस आप याद रखिए कि इसमें 70S पाए जाते हैं और इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो भी हम सब प्रोटीन खाते हैं तो उसका संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है हमारे शरीर में। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में और क्या अंतर है। तो यहाँ श्वसन बाह्य झिल्ली में होता है और बाह्य झिल्ली में मासोसोम में पाया जाता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। यहाँ पर श्वसन होता है, कहाँ होता है, तो मासोसोम में होता है। लेकिन यूकैरियोट में श्वसन कहाँ होता है, तो यूकैरियोट में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक में श्वसन। वहीं जो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ श्वसन बाह्य झिल्ली में होता है, यानी बाहर होता है, और झिल्ली में कहाँ होता है, तो मासोसोम में पाया जाता है, यहाँ पर श्वसन होता है। इसके उदाहरण जरूर याद रखिए, उदाहरण से बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रोकैरियोट के उदाहरण है जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची जीवाणु,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप याद रखिएगा, इसके उदाहरण है कवक, शैवाल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यानी हम सब भी किस में आ जाते हैं, यूकैरियोट में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट का मतलब होता है आधा अधूरापन, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से बना हुआ शरीर नहीं है। यूकैरियोट का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित शरीर। इसलिए जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण होते हैं जीवाणु वगैरह, नीलहरित शैवाल वगैरह। नीलहरित शैवाल किसको बोलते हैं, तो समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा कजली पाया जाता है, उसी को हम सब नीलहरित शैवाल बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूरे पृथ्वी पे ऑक्सीजन देता है तो ये नीलहरित शैवाल ही देता है। और ये भी बीपीएससी एक बार प्रश्न पूछी थी, लगभग 80 से 85%, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नीलहरित शैवाल जो है 80 से 85% ऑक्सीजन देता है। तो याद रखना है आप सबको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं विभिन्न कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। पहला है जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है, तो ये 3 चीज का मुख्य रूप से बना होता है, याद रखिएगा। म्यूरेमिक अम्ल, अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। काफी डीपली मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसको जरूर याद रखिए। पेप्टिडोग्लाइकेन भी किसका बना होता है, तो म्यूरिक अम्ल का बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। उसके बाद है कवक की कोशिका भित्ति। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन का बना होता है, याद रखेंगे। काइटिन या कहीं कहीं ऑप्शन में चिटिन भी लिखा आ जाए तो दोनों सही होता है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या चिटिन की बनी होती है। कवक बोलते हैं फंगी को। रोटी को अगर आप खुले में छोड़ देंगे 1 से 2 दिन तो उस पर जो है डॉट डॉट हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाएगा, उसी को कवक बोलते हैं। ऐसे वो ब्रेड पे जो व्हाइट व्हाइट होता है कवक, वो राइजोपस है, यानी ब्रेड पे पाए जाने वाला कवक को राइजोपस बोलते हैं, याद रखिए। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या चिटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी होती है, CaCO3, और ग्लेस्टॉन्स की बनी होती है, यानी तीनों याद रखिएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लेस्टॉन्स की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, एकदम याद रखना है आप सबको। प्लांट की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु में या मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो जंतु में कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली होती है। भित्ति मतलब हो गया तना का मोटा भाग जो होता है वो भित्ति कहलाता है, जबकि हम सबका जो चमड़ा होता है वो एकदम पतला होता है तो वो झिल्ली कहलाता है। तो जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड का बना होता है। चलिए, कोशिका के सभी कार्य विभिन्न कोशिका के अंगों द्वारा किया जाता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। अब हम सब एक एक करके कोशिका के विभिन्न अंग पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और मेहनत सही लग रही हो, क्लास सही लग रहा हो तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। और इसका मैं नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जा करके PDF डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अंग हैं जो कि काम करेंगे उसको 3 कैटेगरी में हम सब बांटते हैं। एक है झिल्ली रहित कोशिका, यानी जिसमें कोशिका झिल्ली है ही नहीं। दूसरा एक झिल्ली कोशिका, यानी केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली बना हुआ है, एक ऐसे करके बना हुआ है एक झिल्ली। तीसरा है द्विझिल्ली कोशिका, इसमें द्विझिल्ली बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं तीनों के बारे में। तीनों के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देकर के आपसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो झिल्ली रहित कोशिका यानी जिसमें झिल्ली पाया ही नहीं जाता है, उसमें सबसे पहले आएगा सेंट्रियोल्स, जिसको तारका काय बोला जाता है। दूसरा है सूक्ष्म नलिकाएं और तीसरा है राइबोसोम। अभी हम सब देखे राइबोसोम। दूसरा एक झिल्ली वाला कोशिकांग। तो एक झिल्ली वाला कोशिकांग कौन कौन सा है, तो पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी इसको बोलते हैं। दूसरा है अंतः प्रदवी जालिका, तीसरा है रिक्तिका और चौथा है लाइसोसोम। ये सारे के सारे जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अभी हम सब इसका डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये चारों के चारों जो है एक झिल्ली वाला कोशिकांग है, और ऊपर जो है तारका यानी सेंट्रियोल्स, सूक्ष्म नलिकाएं और राइबोसोम, ये झिल्ली रहित कोशिका के उदाहरण है। तीसरा जो है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। तो द्विझिल्ली कोशिका यानी केंद्रक के 2 लेयर बने होते हैं, केंद्रक के चारों ओर 2 लेयर बने होते हैं, उसको द्विझिल्ली कोशिकांग बोलते हैं। इसमें आता है केंद्रक भी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड। और ये एक बात और याद रखेंगे, जितने भी द्विझिल्ली कोशिकांग होते हैं उसमें DNA पाए जाते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में तो बार बार पूछता है एग्जाम में कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल डीएनए पाया जाता है। डीएनए आपको केंद्रक में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और प्लास्टिड में भी मिलेगा। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको नाम ही बता रहा हूं, अब एक एक करके हम सब जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, केंद्रक क्या है, प्लास्टिड क्या है, तो सभी कुछ जानेंगे, एकदम याद रखिएगा। डीएनए पाए जाने के कारण इसको स्वशासी कोशिकांग भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहां से हम सब जितने भी कोशिकांग हैं उसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति आप समझ गए होंगे, पेड़ का जो मोटा वाला छिलका होता है, ठीक है, जैसे कि पीपल का पेड़ को आप ऐसे करके जो है हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं उसके छाल को, उसके तना को, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो वो है कोशिका भित्ति। तो यह कोशिका का सबसे बाहरी अंग है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ना तो जंतु में पाया जाता है और ना ही मानव में पाया जाता है, एकदम इसको याद रखिएगा। मानव में भी ये नहीं पाया जाता है। हम सबका जो चमड़ा होता है ये बहुत ही नाजुक होता है, मुलायम होता है, जबकि पेड़ का जो छाल होता है वो काफी मजबूत होता है, इसलिए पेड़ में पाया जाता है आपका कोशिका भित्ति। जानवर में नहीं पाया जाता है, ना ही मानव में पाया जाता है। तो जानवर और मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ये समझ गए। पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, ये सब हम भी देख लिए। सेल्यूलोज क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड है जिसका सूत्र याद रख लीजिएगा, C6H10 और O5 होता है, तो इसको एकदम याद रखिएगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का क्या बना है, तो पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। एक बात और आप सेल्यूलोज के बारे में याद रखिएगा, मानव के पास सेल्यूलोज को पचाने का शक्ति नहीं होता है। हम सब डायरेक्ट अगर हरा प्लांट खा लेंगे, घास वगैरह खा लेंगे सेल्यूलोज, तो वो हम सब के लिए वो पाचन नहीं हो पाएगा, वो फूड जो है वो वेस्टेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात से, तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए हम सब पका करके खाते हैं किसी भी प्लांट कर को, क्योंकि हम सब में सेल्यूलोज पचाने का क्षमता बहुत कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका कोशिका भित्ति है ये क्या काम करता है, तो कोशिका को आकार देता है, बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा करता है। जैसे कि अगर आंधी वगैरह आ जाए तो मानव और जंतु क्या करेंगे, वो अपने अपने घर में चल जाएंगे, लेकिन पेड़ तो भैया जा नहीं सकता है, पेड़ तो फिक्स है। तो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति दिया है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति एक्चुअल में क्या करता है, कोशिका को आकार तो देता ही है, साथ साथ बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा भी करता है। अगर बहुत तेज आंधी वगैरह भी आ जाए तो आपको पेड़ जो सुरक्षित रहता है वो कोशिका भित्ति की वजह से ही होता है। इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, जैसा कि हम सब देखे भी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति तो आप सब समझ गए, जो पेड़ का सबसे बाहरी आवरण है, जो सबसे मोटा छाल जिसको बोलते हैं वो कोशिका भित्ति है। जब आप कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली, झिल्ली क्या हुआ, तो एक मुलायम चीज है, जैसे कि हमारा त्वचा वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो प्लांट में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जंतु में भी और मानव में भी, लेकिन मानव और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सिर्फ वो प्लांट में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या है, तो इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है, तो लिपिड 52% है, प्रोटीन 40% है और कार्बोहाइड्रेट 8% पाया जाता है। इसके संगठन यानी कंपोनेंट्स को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली में लिपिड 52%, प्रोटीन 40% और कार्बोहाइड्रेट 8% पाया जाता है, और ये फास्फोलिपिड के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फास्फोलिपिड के बने होते हैं। कुछ और बात समझते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्विपर्तीय संरचना है। बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक कहलाता है। यह जल का विरोधी होता है या प्रतिकर्षक होता है, ठीक है, यानी ये जल का विरोध करेगा। वही बी की बात करें तो अंदर वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जल का आकर्षी होता है, यानी जल को आकर्षित करने वाला। इसलिए जब आप किशमिश का पानी में, यानी किशमिश को जब आप पानी में रखेंगे तो हाइड्रोफिलिक के कारण फूल जाता है, क्योंकि बाह्य वाला जो परत है वो तो विरोध करता है, लेकिन अंदर जो है किशमिश के अंदर वाला जो भाग है वो हाइड्रोफिलिक है। तो अंदर वाला भाग जो है जल को आकर्षित करता है, जिस वजह से किशमिश को अगर आप पानी में डालेंगे तो किशमिश फूल जाती है। तो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार का। बाह्य वाला भाग को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, अंदर वाले भाग को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि किसी भी जो है खाने वाले चीज का फूलना जो है वो किस वजह से होता है, तो हाइड्रोफिलिक की वजह से होता है। दूसरा याद रखेंगे कि कोशिका झिल्ली की मोटाई जो है ये 75 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर।
कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा कोशिका झिल्ली के बारे में। ग्रेंडल ने कोशिका झिल्ली की खोज आरबीसी की कोशिकाओं में खोज की थी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। इसका नाम प्लाज्मा झिल्ली पेफर और नेगेली ने रखा। इसका नाम प्लाज्मा लेमा जेकेपी प्लाऊ द्वारा रखा गया। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका से बाहर या भीतर अणुओं के प्रवाह में सहायता करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। यह लचीला होता है। कैसे आपके शरीर से गर्मी के दिनों में जब आप दौड़ते हैं तो पसीना निकल जाता है, तो अणु के प्रवाह में सहायक कौन होता है? कोशिका झिल्ली। आपके त्वचा से देखते होंगे पसीना बाहर निकल जाता है, तो वो आपका त्वचा क्या है? त्वचा आपका कोशिका झिल्ली है। तो यह कोशिका से बाह्य या भीतर अणुओं के प्रवाह में सहायक होता है, यह लचीला होता है। एक और टर्म याद रखिएगा, जब एक कोशिकीय जीव पोषक पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से आकर्षित कर उससे पोषण तत्वों का अंतर्ग्रहण करता है तो उसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा द्वारा पोषक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो ये क्या कहलाता है? तो इंडोसाइटोसिस कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि दो चीज का आकार अनियमित होता है। अगर आप किसी सूक्ष्मजीव वगैरह के बारे में बोलेंगे कि किसका आकार अनियमित होता है तो वो अमीबा है। बाकी अगर हमारे शरीर की बात करें यानी मानव शरीर का, तो मानव शरीर का जो आपका WBC है इसका आकार क्या होता है? अनियमित होता है। तो अमीबा मान लेते हैं कि यहाँ पे फूड है और यहाँ पे अमीबा है। अमीबा क्या करेगा? अपने आकार को बड़ा करेगा और फूड को अपने राजधानी में ले लेगा इस प्रकार से। तो ये अपने आकार को हमेशा एक समान बनाए नहीं रखता है, बार बार बदलता है, इसलिए अमीबा का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। और जब ये कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये इतना लचीला है, ये कोशिका भित्ति तो होगा नहीं, कोशिका झिल्ली की वजह से ही क्या करता है? वो अपने खाने को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से अमीबा द्वारा इंडोसाइटोसिस के माध्यम से भोजन ग्रहण किया जाता है। चलिए सेल के पहले कोशिकांग के बारे में हम सब बात करते हैं। तो अब हम सब बात करेंगे केंद्रक के बारे में, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जंतु कोशिका में केंद्रक जो है केंद्र में होता है यानी सेंट्रल में होता है। वहीं पादप कोशिका में केंद्रक जो है कोशिका झिल्ली के पास होता है, ठीक है। अब कैसे आप समझेंगे? तो ये एक फोटो मैं बना देता हूं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि जंतु का सेल है, तो केंद्रक कहाँ होगा? एकदम सेंटर में होगा, बीच में होगा। वहीं अगर पादप कोशिका की बात करें तो केंद्रक जो है कोशिका झिल्ली के पास होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी साइड में होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। केंद्रक ऑर्चिड यानी पेड़ की जड़ में खोजा गया था। केंद्रक किसी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो साइंस ऑल अबाउट फैक्ट्स भी है, कॉन्सेप्ट भी है, तो उसको भी समझते चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद आपको रखना चाहिए। एक पॉइंट याद रखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे दिमाग रहित कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैरियोलॉजी कहलाता है। चलिए बात करते हैं कि केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली, यह फास्फोलिपिड का बना होता है। एकदम ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली जो है ये फास्फोलिपिड का बना होता है और टोटल मिलाकर के कितना होता है? तो केंद्रक 4 प्रकार का होता है। दूसरा जो है ये है केंद्रक द्रव। यह केंद्रक में पाए जाने वाला कोलाइडली विलयन है। यह मुख्य रूप से 3 चीज का बना होता है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। अभी हम सब बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़े दिनों के बाद, ठीक है। तीसरा है केंद्रिका। तो यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, यह बैंगनी रंग का होता है। कुछ भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हम सब सारे को धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करते चले जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है ये है क्रोमेटिन। यह धागे नुमा संरचना होता है जिसके द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र को बोलते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे गुणसूत्र भी क्या होता है। टोटल जो मानव में 46 होता है उसके ऊपर भी हम सब बात करेंगे। पहले अभी आप समझ लीजिए कि क्रोमोटिन एक और प्रकार है। ये कैसा होता है? तो ये धागे नुमा संरचना होता है जिसके द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। केंद्रक में नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। यह फ्रेडरिक मिस्टर द्वारा कहा गया। नाभिकीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। बात करेंगे हम सब डीएनए और आरएनए के बारे में और यहाँ से आप सब बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो एकदम याद रखिएगा केंद्रक के 4 प्रकार में हम सब कौन कौन देखे। सबसे पहले देखे केंद्रिका झिल्ली, फिर देखे नाभिक द्रव, फिर देखे केंद्रिका और अभी हम सब चौथे नंबर पे देख रहे हैं क्रोमेटिन, जिससे हम सबको क्रोमोसोम प्राप्त होता है यानी गुणसूत्र प्राप्त होता है। चलिए अब नाभिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं यानी नाभिकीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा?
डीएनए और आरएनए। बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। एक बार आप अंतर सीख गए तो फिर आपको बायोलॉजी काफी हद तक समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। सबसे पहले डीएनए का पूर्ण रूप आप सब याद रखें, डीऑक्सी राइबो अम्ल बोलते हैं, जबकि आरएनए को हम सब राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब यह क्या होता है, तो डीएनए जो है ये जैव अणु है, यह आनुवांशिक गुणों का परिवहन करता है। ठीक है, यानी हमारे पिताजी से हमारे में कुछ लक्षण आए होंगे। ठीक है, तो ये जो लक्षण आना ही है इसी को बोलते हैं आनुवांशिक गुण यानी डीएनए। तो ये डीएनए ही है जो आनुवांशिक गुण का आदान प्रदान करता है। यह केवल प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए क्या करता है, केवल प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, एक पेड़ का लक्षण दूसरे पेड़ के लक्षण में नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां पे डीएनए नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आरएनए होता है। तीसरा है, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस के बने होते हैं। आरएनए भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बने होते हैं, एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीएनए के खोज करता है फ्रेडरिक मिस्चर, आरएनए की भी खोज करता है फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, चौथा है, डीएनए का मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने। ये 69 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको याद आ गया। तो डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। वही आरएनए के अगर मॉडल की बात करें तो आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा दिया गया था। पांचवा समझते हैं, डीएनए का मॉडल का नाम है द्विसर्पिकार मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल। ऐसा दिखता है, मैं फोटो बना देता हूं, ये ऐसा दिखेगा डबल। ठीक है, जबकि आरएनए का मॉडल एकल सर्पिकार मॉडल होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, जो कि सिंपल एक लाइन होता है। ठीक है, 6 समझते हैं, डीएनए शब्द किसने दिया, जैक्रिस। देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे जो है फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। जब मॉडल शब्द जुड़ेगा तो वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। सिर्फ डीएनए शब्द किसने दिया, तो जैक्रिस ने दिया। ठीक है, आरएनए शब्द के बारे में याद रखिए, आरएनए शब्द फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया। तो इधर आरएनए जैसे ही याद आएगा आपको फ्रेडरिक मिस्चर याद कर लेना है। ठीक है, सातवां, यह पॉलियोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यह भी पॉलियोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी आरएनए और डीएनए दोनों पॉलियोन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। आठवां पॉइंट है, इसका न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है। जैसे डीएनए में शर्करा जो पाया जाता है यानी शुगर जो पाया जाता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। दूसरा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए में है इसका नाम है प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन जो जुड़ा होता है ये 2 चीज से जुड़ा रहता है, एकदम इस टर्म को याद रखिएगा, एडेनिन और ग्वानिन को। और पायरिमिडीन जो जुड़ा होता है ये थाइमिन और साइटोसिन से। आते हैं आरएनए के साइड, इसका न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीजों का बना होता है, लेकिन इसमें जो शर्करा है ये राइबोज है। डीएनए में शर्करा कौन था, डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में शर्करा यानी शुगर कौन सा है, राइबोज है। फास्फोरिक अम्ल इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसमें भी प्यूरिन होता है और इसमें भी पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है। जिस प्रकार से डीएनए में प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, वैसे ही आरएनए में प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन जुड़ा होता है। पायरिमिडीन में यूरेसिल और साइटोसिन होता है, और जबकि डीएनए की हम सब बात जब किए थे तो पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारक में क्या अंतर है। तो अंतर आपको बस इतना ही याद रखना है कि डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में इस थाइमिन के जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बस यही आपसे एक इसमें क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आरएनए में थाइमिन के जगह पे क्या आता है, तो यूरेसिल आता है, और डीएनए में थाइमिन होता है। तो मेजर अंतर है, इसको जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अभी और इसमें और डिफरेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाए जाते हैं, जो कि हम सब ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। जिसमें द्विझिल्ली रहता है उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आरएनए आपको केंद्रक में मिलेगा और कोशिका द्रव में मिलेगा। डीएनए के बारे में याद रखिएगा, डीएनए स्थायी होता है जबकि आरएनए अस्थायी होता है। रासायनिक बंधन, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन जो है ये थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन जो है ये साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है और यूरेसिल साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। एकदम याद रखना है, ये सारे अंतर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
और आखिरी डिफरेंस है 12 नंबर, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके निर्माण में सहायक प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था डीएनए और आरएनए में, इससे ज़्यादा बाहर आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए बात करते हैं हम सब राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम जो है ये आरएनए प्लस कण के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन का बना कण राइबोसोम कहलाता है। इसकी खोज प्लैडे ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, PALADE, इनके द्वारा खोजा गया था राइबोसोम। देखिए यह राइबोसोम जो है यह सावित्रिक कोशिकांग कहलाता है। इसको सावित्रिक कोशिकांग क्यों कहा जाता है समझते हैं। सभी जीवों के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण है और ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, वो है राइबोसोम। और खास बात राइबोसोम की समझिए कि राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। हम सब समझ लिए प्रोकैरियोट क्या था और यूकैरियोट क्या था। यह बिना कोशिका झिल्ली का कोशिकांग होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइबोसोम के संबंध में ये सारे फैक्ट्स एकदम याद रहने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। राइबोसोम आपस में आरएनए के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब राइबोसोम जुड़ करके एक समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम कहा जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम्स कहलाता है। तो आप सब समझ लीजिए कि हम सब के शरीर में, ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई को पॉलीसोम्स बोलते हैं। अभी मैं पॉलीसोम्स का आपको फोटो भी दिखाता हूँ। तो राइबोसोम का क्या काम है मुख्य रूप से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा राइबोसोम का क्या काम है, तो प्रोटीन संश्लेषण में ये भागीदारी निभाता है। तो एकदम इसको याद रखिएगा। तो ये जो आपके समक्ष दिख रहा है ये पॉलीसोम्स का चित्र है। तो एकदम याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होता है क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो कोशिकांग है वो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अभी हम सब राइबोसोम के बारे में पढ़े, अब पढ़ते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। तो इसका निर्माण क्रोमैटिन से होता है। यह धागेनुमा संरचना है। यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुणसूत्र जो है ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। अगर आपका खोजकर्ता पूछेगा कि क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो पुरकिंजे। लेकिन गुणसूत्र शब्द, ये जो गुणसूत्र शब्द है ये वॉल्डेयर द्वारा दिया गया था। अंतर है दोनों में, खोजकर्ता पुरकिंजे होंगे लेकिन गुणसूत्र शब्द जो है वॉल्डेयर ने दिया। अब समझते हैं कि ये क्रोमोसोम होता कहाँ है, तो जीन होता है। जीन समझ गए होंगे आप सब, पिता का शुक्राणु और माता का जो अंडाणु है उससे मिलकर एक जायगोट बनता है। उसी जायगोट में भ्रूण बनता है और उसी भ्रूण से किसी बच्चे का निर्माण होता है ना, तो वही है जीन। ठीक है, और जीन होता है डीएनए में, और डीएनए कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ये आप एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब इस 46 गुणसूत्र में कौन कौन सा गुणसूत्र होता है इसको हम सब क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तब आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बात करते हैं, देखिए मेल में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। समझ में आ रहा है। पहला गुणसूत्र को ऑटोसोम्स बोलते हैं या बॉडी क्रोमोसोम्स बोला जाता है या दैहिक गुणसूत्र बोला जाता है। इसकी संख्या 22 जोड़ी होती है यानी 44। 22 आपका मेल में पाया जाएगा और 22 आपका फीमेल में पाया जाएगा। आप मेनली देखते होंगे कि कभी कभी आपको चोट लगता है, तो थोड़ा बहुत चोट लगा तो बिन मेडिसिन का भी वो चोट जो है ठीक हो जाता है। तो उस चोट को ठीक करने में यही 22 जोड़ी काम आता है। समझ में आ रहा है। ये 22 जो आपके पास गुणसूत्र है मेल में भी और 22 गुणसूत्र फीमेल में भी। ठीक है, तो पहला 22 जो है ये गुणसूत्र फीमेल और पहला 22 गुणसूत्र मेल, ये मेनली कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि चोट वगैरह लगा तो वो घाव अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसको ठीक करने में ये 22 गुणसूत्र काम आता है। लेकिन 23वां जो गुणसूत्र है इसको समझेंगे। फीमेल में जो 23वां गुणसूत्र है वो XX गुणसूत्र है और मेल में XY गुणसूत्र है। जब हम सब जनन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल इसको जान लीजिए कि एक शिशु के निर्माण के लिए जो आपका गुणसूत्र जिम्मेवार है वो 23वां गुणसूत्र जिम्मेवार है, जिसमें फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र करते हैं, क्योंकि इसी वाले गुणसूत्र से
किसी शिशु का निर्माण होता है। तो टोटल मनुष्य में 46 गुणसूत्र, जिसमें 23 गुणसूत्र मेल में, 23 गुणसूत्र फीमेल में। पहला 22 गुणसूत्र कोशिका निर्माण में सहायक होता है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। और जो 23वां गुणसूत्र है, ठीक है, 23वां गुणसूत्र है, ये शिशु निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। इसको एकदम याद रखिएगा, इसको हम सब डिटेल में जनन वाले चैप्टर में करने वाले हैं। बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो इसका 4 अन्य नाम है और चारों के चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आत्महत्या की थैली सभी को पता होगा, उसके बाद सुनिए, एटम बम इसको बोला जाता है, कोशिका के लिए परमाणु बम, डिस्पोजल बैग अपशिष्ट थैली भी बोला जाता है और कोशिका का सफाई कर्मी भी बोला जाता है। क्यों ये आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते ही क्यों है? तो कोई कोशिकांग खराब हो जाता है, कोई हानिकारक पदार्थ को कोशिका में प्रवेश कर गया, कोशिका के अंदर, या तो कोई कोशिकांग खराब हो गया, ठीक है, या कोई हानिकारक पदार्थ, छोटा मोटा हानिकारक पदार्थ। इसका मतलब ये नहीं कि पॉइजन को ये जो है रोक नहीं पाएगा, तभी तो ज़्यादा जहरीला चीज़ खाने से किसी लोगों का मृत्यु हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर पॉइजन वाला चीज़ है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा जाता है, ठीक है। कैसे खा जाता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो एकदम याद रखिएगा क्यों इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। कोई कोशिकांग खराब हो, कोई हानिकारक पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर गया है। तीसरा है कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव कोशिका में प्रवेश कर गया हो, तब क्या करता है, तो इस स्थिति में लाइसोसोम इसके पास जाएगा और फट जाएगा और सभी हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम उस पर उझेल देगा और इसका पाचन कर जाएगा। यानी कोई भी हानिकारक चीज आपके कोशिका में प्रवेश कर रहा है तो लाइसोसोम उसके पास जाता है और वो फट जाता है, अपने आप फटेगा और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस पर डाल देता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसको डालने से क्या होता है, एंजाइम आपको पता है कि किसी भी चीज का पाचन कर लेता है, तो वो एंजाइम जो है वो किसी चीज का पाचन कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम खुद आपके शरीर में जाकर के क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, यानी वो फट रहा है। फट करके जो भी आपके शरीर में हानिकारक पदार्थ आया है उसको पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इस वजह से इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। यह एक एकल झिल्ली युक्त संरचना है, जैसा कि हमसे पहले देख चुके थे। लाइसोसोम की खोज करता है डी ड्यूबे। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको। लाइसोसोम में क्या रहता है, तो इसमें जलीय अपघटन वाले सभी एंजाइम मौजूद रहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जलीय अपघटन भी रहता है, जो कि आपको किसी भी हानिकारक चीज से पचाने का काम करता है, उसके पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम प्रायः पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कुछ पादप में लाइसोसोम पाए जाते हैं, जैसे कीट भक्षी में लाइसोसोम पाए जाते हैं। कुछ कीट भक्षी पौधे के आप नाम याद रख सकते हैं, बाद में मैं प्लांट किंगडम में आपको डिटेल में कीट भक्षी पौधे के बारे में बताऊंगा। कीट भक्षी पौधे उस भूमि पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और आपको मैं बता देता हूं कि भारत में जितनी भी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का कमी है, लेकिन ये जहां पे बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है, बहुत ही ज्यादा कमी है, वहां पे कीट भक्षी पौधा उगता है। इसका नाम याद रखिएगा, नेफेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरा। ये सब कैसे पौधे हैं, कीट भक्षी पौधे। इसके अलावा 5-6 और पौधे हैं जो कि कीट भक्षी पौधे हैं, उसके बारे में हम सब बात करेंगे प्लांट किंगडम में जब शुरू करूंगा, ठीक है। अभी बस इंट्रो चल रहा है आपके सेल का, तो सेल पे विशेष फोकस करते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला लार में पाए जाते हैं, दूसरा यकृत के कफर सेल में पाया जाता है। कफर सेल्स हानिकारक पदार्थ को खाने का काम करता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जहर खाया तो कफर सेल उसको खाने का काम करेगा, लेकिन जहर बहुत पावरफुल वाला खा लिया तो कफर सेल डैमेज हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा और उस प्रकार से किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हड्डियों में अस्थियों क्लास्ट में पाया जाता है, पलीहा में पाया जाता है और अग्न्याशय में पाया जाता है आपका लाइसोसोम। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग के बारे में, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया से। ये कुछ चित्र है जिसमें आप सब देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र हैं। ये द्विझिल्ली वाला संरचना है, ठीक है, यानी इसके केंद्र के चारों ओर द्विझिल्ली है। दूसरी बात, इसमें डीएनए पाया जाता है, जिसमें द्विझिल्ली रहेगा उसमें डीएनए पाया जाएगा, ऐसा हम सब देख चुके हैं। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, यहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय, इसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। इसमें द्विआवरण युक्त झिल्ली होता है, यानी 2 झिल्ली होता है। इसमें क्रिस्टी भी होता है। इसमें मैट्रिक्स यानी सभी श्वसन उपयोगी एंजाइम है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है अल्टमान और फ्लेमिंग। ये सब सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी समझने योग्य इसमें कोई बात है नहीं। इसको सबसे पहले जंतु कोशिका में कोलिलकर ने देखा। जंतु कोशिका में किसने देखा, कोलिलकर ने देखा। ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। कुछ और बात करते हैं। पादप कोशिका में सबसे पहले
मेम्स ने देखा था। इसे पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। बार बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों बोलते हैं वो अभी हम सब बात करेंगे कि कोशिका का ऊर्जा गृह भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला जाता है। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, फ्लेमिंग ने इसे फीला कहा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा और कोलिलकर ने इसे सैक्रोसोम कहा। ठीक है, तो इतने ज्यादा फैक्ट्स निकालने में काफी मेहनत लगता है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही कम वीडियो डालूंगा, पर इतना वीडियो आपके पास होगा, इतना क्लास आपके पास होगा कि आपका प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो करेंगे पर प्रश्न नहीं छूटेगा, तो इसलिए आप सब इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक एक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, पीडीएफ निकाल करके आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये सारे अभी फैक्ट थे, इसमें कुछ है नहीं। ध्यान से इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का वर्णन करें। इसको समझने से पहले ग्लूकोज को समझते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह एल्डो शुगर है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आप गर्मी में जब थक के आते हैं तो आप ग्लूकॉन डी पीते हैं, जो कि एक ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये तुरंत आपको जो है ऊर्जा प्रदान करता है। यह मोनोसेक्राइड है। ये बात ग्लूकोज के बारे में आपको समझ में आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात है, चलिए समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल क्यों बोला जाता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों बोला जाता है? तो ग्लूकोज चलकर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। कहां पहुंचेगा? साइटोप्लाज्म में, और वहां एक क्रिया करता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। और ये क्रिया करने के बाद ये 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है और टोटल 4 एटीपी उत्पादित करता है। भाई ये एटीपी क्या होता है? तो जो भी चीज हम खाते हैं, जो चीज हम सब खाते हैं, उससे जो हम सबको ऊर्जा मिलता है, ठीक है, वो ऊर्जा कौन जनरेट करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। और किस रूप में जनरेट करता है? तो वो एटीपी के रूप में जनरेट करता है। यानी हम सबको जो ऊर्जा मिलता है किसी भी फूड को खाने से, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में जो है मिलता है। तो एकदम याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा उत्पादित होता है वो किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। तो क्या हुआ कि ग्लूकोज चलकर पहुंचा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एक क्रिया किया, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किया, और ये 2 पायरुविक अम्ल में टूट गया और टोटल 4 एटीपी उत्पादित किया। इसमें 2 एटीपी टूट जाता है और 2 एटीपी का फायदा होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 एटीपी का फायदा हुआ और 2 एटीपी जो है वो टूट गया, वो खत्म हो गया। 2 एटीपी का फायदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सब 2 सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, एक में ऑक्सीजन मिलेगा पायरुविक अम्ल को और एक में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब क्या रिएक्शन होता है समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर 2 पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलता है, अगर मान लेते हैं कि 2 पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल गया, अगर 2 पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिला तो यह वायवीय श्वसन है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 2 पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, CO2 एवं जल तथा 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी अगर 2 पायरुविक अम्ल, जो 2 एटीपी हम सबका बचा हुआ था, फायदा हुआ था, उसके पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो वायवीय श्वसन होगा। तो पहला एक यहीं पे याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वायवीय श्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 2 पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और CO2 एवं जल तथा 34 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो कुल ऊर्जा यहां से कितना प्राप्त किया? 34 एटीपी। 4 एटीपी ऑलरेडी आप सबको पहले वाले स्लाइड में आपको पता चल गया था कि 4 एटीपी प्राप्त हुआ था, उसमें से 2 टूट गया था, तो 2 माइनस कर देंगे। तो टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिलने के बाद कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। ठीक है, याद रखिएगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको 2-3 बात याद रखना है। अगर 2 पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलेगा तो नंबर 1 बात, वो वायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन होगा तो उसमें टोटल मिलाकर के 34 एटीपी ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया को मिलेगा, और 4 ऑलरेडी मिल चुका था पिछले वाले स्लाइड में, तो टोटल 38 हो जाता है, जिसमें से 2 टूट जाता है। तो टोटल ऑक्सीजन मिलने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त किया? तो 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो ये तो ऑक्सीजन मिलने के बाद, ऑक्सीजन मिला तब ये वायवीय श्वसन है। अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला, तब क्या होगा? दूसरा सिचुएशन ये है, अगर 2 पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यह अवायवीय श्वसन होता है। और क्या करता है ये? जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यह मांसपेशी में जाकर के लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। तो
तो जिसका लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है उसके घुटने में दर्द होगा, मांसपेशी में दर्द होगा, है ना। तो उसको जो है डॉक्टर वगैरह जो है रेड मीट या फिर दही वगैरह खाने से मना करता है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड का निर्माण तब होगा जब क्या होगा, उस पायरिविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो अवायवीय श्वसन होगा और मांसपेशी में जाकर के लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, जिस वजह से बहुत सारे एथलीट को, बहुत सारे लोगों को दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की ओर। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताइए। समझते हैं। तो यह आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली का जाल के समान रचना है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा होता है चिकना अंतःप्रदवी जालिका। यहाँ पे चिकना कर लेंगे यानी सॉफ्ट। यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। ये वाला जो भाग आपको जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार का होता है, रुखड़ा होता है, रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका, और एक चिकना अंतःप्रदवी जालिका। तो ये याद रखना है आप सबको। और ये कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में अंतर क्या है। पहला, इसका स्थान केंद्रक के पास होता है, जबकि इसका स्थान कोशिका झिल्ली के पास होता है। ठीक है, यह ज्यादा स्थायी होता है, यानी रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका ज्यादा स्थायी होता है, यह कम स्थायी होता है। राइबोसोम उपस्थित होता है। यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम किसमें उपस्थित होता है, तो रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका में उपस्थित होता है। राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए यह चिकना होता है। प्रोटीन संश्लेषण करेगा, जहां राइबोसोम पाया जाएगा वो प्रोटीन संश्लेषण करेगा, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, तो ये विषैली खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस थे दोनों में, थोड़ा अंतर करेंगे। और आप इस वीडियो को एक दो बार नहीं 3-4 बार जब देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा और फिर प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर आपको मैं सेल का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो सेल का ही आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया। इसे पहली बार गार्नियर ने देखा था। ठीक है, गार्नियर ने इसका नाम एर्गोप्लाज्म रखा था। तो ये सब भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलिए समझते हैं। इसकी खोज कैमेली गोल्जी ने किया। इसका अन्य नाम याद रखेंगे, जैसे लाइसोसोम का मैं आपको अन्य नाम बताया था, वैसे गोल्जी बॉडी का भी बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसको बंडल प्रैकर्स भी बोलते हैं, टेरिफिक पुलिस भी बोलते हैं और लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वसा के अणु और प्रोटीन के अणु बिखरे होते हैं। यानी ये जो गोल्जी बॉडी है, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो है वसा के अणु और प्रोटीन के अणु बिखरे होते हैं। और इसका अन्य नाम याद रखना है आप सबको, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको दे देगा। बंडल पैकर्स, टेरिफिक पुलिस यानी टेरिफिक पुलिस और लाइपोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। गोल्जी बॉडी जो है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यानी हम सब में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में आपको बताया था जो जिसका केंद्रक जो है वो पूर्ण हो, जिसका शरीर पूर्ण हो, जैसे कि एनिमल का, प्लांट का, उसके बाद ह्यूमन का, तो इसमें पाए जाते हैं। यह केंद्रक के पास पाए जाते हैं, याद रखिएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के टूटने से लाइसोसोम एवं रिक्तिका का निर्माण होता है। रिक्तिका अभी पढ़ने वाले हैं, लाइसोसोम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिक्तिका बोलते हैं वैक्यूल्स को, जो कि आगे पढ़ेंगे। यह टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का भी परिवहन करता है। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए का परिवहन का काम कौन करता है, तो ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है, एकदम याद रखिए। चलिए, आरएनए के बारे में वैसे हम सब डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में पढ़ चुके हैं, पर आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया था आपके 69 बीपीएससी में, तो मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो क्या काम करता है ये, तो ये प्रोटीन जीन्स मैसेज कोड में होगा और एमआरएनए कहलाता है। एम फॉर मैसेंजर, बस इतना याद रखिए। टीआरएनए क्या करता है, जो इस मैसेज को ले जाने का काम करता है। ठीक है, टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है, लेके जाता है। तो टीआरएनए हो गया, पहला हो गया एमआरएनए, दूसरा हो गया टीआरएनए और तीसरा जो है ये है आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए का क्या काम है, इसको हम सब देखते हैं। ये एकदम इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। और यह आरआरएनए तक पहुंचता है कौन, टीआरएनए। टीआरएनए आरआरएनए तक पहुंचता है और बाद में आरआरएनए जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है,
और प्रोटीन्स के संश्लेषण में आपको पता है कि राइबोसोम जो है वो काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम, जो कि हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइबोसोम के बारे में इससे पहले। तो एकदम याद रखिएगा, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए और उस जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं वो तो टीआरएनए का काम है किसी चीज को ट्रांसफर करना, और आरआरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में काम देता है। ठीक है, आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है, राइबोसोम आरएनए बोल सकते हैं। तो राइबोसोम जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में काम देता है। बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है रिक्तिका। तो जहां भी कोशिका में खाली स्थान पाए जाते हैं वहां रिक्तिका पाया जाता है। ठीक है, यानी कोशिका में सारे कोशिकांग भर गए हैं, जीव द्रव भर गया है। जैसे कि एक मान लेते हैं ये एक किसी का रिक्तिका है, जंतु का। ठीक है, इसमें एक केंद्रक आ गया, इसमें बहुत सारे जो है जीव द्रव आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, सब कुछ आ गया, और जो खाली प्लेस बच गया वही उसी को बोलते हैं रिक्तिका। तो जहां भी कोशिका में खाली स्थान पाए जाते हैं उसको रिक्तिका बोला जाता है। कार्य क्या है इसका? तो आपातकालीन स्थिति में यह जल, अपशिष्ट, पोषक पदार्थ, खनिज लवण को एकत्रित करता है। पादपों में यह अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करता है, लेकिन जंतु में यह छोटा होता है। देखिएगा यहाँ पे मेजर डिफरेंस में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिक्तिका के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 स्टेटमेंट देगा। जंतु कोशिका में ये छोटा होता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पादप कोशिका में ये बड़ा होता है तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी वैक्यूल्स जो है, रिक्तिका जो है, ये जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि रिक्तिका कितने प्रकार के होते हैं। तो रिक्तिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अपरिपक्व और दूसरा है परिपक्व। परिपक्व इसमें संख्या अधिक और छोटा होता है, इसकी संख्या कम और बड़ा होता है। साइज में ये बड़ा होगा परिपक्व वाला और संख्या कम होगा, जबकि अपरिपक्व वाला जो है उसका संख्या अधिक होगा पर साइज में क्या होगा? छोटा होगा। तो वैक्यूल्स रिक्तिका के 2 प्रकार होते हैं, इसको आप सबको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बात करते हैं अगले कोशिकांग के बारे में। बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड लवक के बारे में। तो ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी प्लांट किंगडम के सारे प्लांट में पाए जाएंगे प्लास्टिड। यह पादप कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है। लवक की खोज हैकेल ने किया है। ठीक है, लवक नाम किसने दिया? तो सिम्फलर ने इसको नाम दिया लवक। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अभी देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिड के बारे में जब हम सब पढ़ रहे हैं अभी, तो ये प्लांट किंगडम का एक झलक आपको देखने को मिलेगा, और इसको पढ़ने के बाद हम सब पूरे कोशिका चैप्टर को अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कोशिका विभाजन होगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको एक ही क्लास में पूरी जानकारी दे दूंगा, और प्रैक्टिस सेट का जो भी टेस्ट आएगा 20 क्वेश्चन वो मैं बार बार आपको करवाते रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स में हम सब नहीं पढ़ेंगे, मेहनत कर करके काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो 1 घंटा जो भी क्लास है, जैसे कोशिका टॉपिक है तो कोशिका को पूरा कंप्लीट करना है A to Z। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सब कोशिका विभाजन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, प्लास्टिड के बारे में और समझते हैं। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यह पादपों को हरा रंग देता है। जितने भी प्लांट हरे रंग के होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। डिटेल में हम सब पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण वगैरह क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। अभी बस हम सब क्लोरोप्लास्ट का इंट्रो पार्ट देख रहे हैं। हरा रंग की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के बने होते हैं। क्लोरोफिल किसका किसका बना होता है? तो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बने होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का होना अति आवश्यक है, इसको एकदम नोट करके याद रखेंगे। क्यों आवश्यक है वो अभी हम सब बात करेंगे, लेकिन याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे को हरा रंग देता है और इसी हरे रंग की वजह से सूर्य से प्रकाश लेकर के प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है? फोटोन ऊर्जा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोटोन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। प्रकाश जो आता है, प्रकाश, ठीक है, लाइट जो सूर्य का रोशनी है, वो जो मिलकर रोशनी बना है, वो जो रोशनी आया, वो रोशनी एक्चुअल में क्या है, कौन सा ऊर्जा है? तो वो फोटोन ऊर्जा है। और फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करने में, यानी जो प्रकाश जो आ रहा है और पत्ती पे पड़ रहा है, तो उस पत्ती द्वारा अवशोषण में कौन सा तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली आवरण वाला है। इसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में बहुत सारे छोटे छोटे बंडल नुमा संरचना होते हैं जिसको थैलेक्वाइड बोला जाता है। इसी थैलेक्वाइड समूह को ग्रेना कहा जाता है। अभी सब याद रखेंगे आप सब, ठीक है। स्ट्रोमा और ग्रेना 2 शब्द आया क्योंकि इसका भी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या काम करता है। तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली का आवरण है, इसमें स्ट्रोमा होता है।
स्ट्रोमा में बहुत सारे देखिए छोटे छोटे क्या है, बंडल नुमा संरचना है, जिसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड बोलते हैं। ये सारे मिलकर के थैलेक्वाइड बनाते हैं और इसी थैलेक्वाइड में यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेना। देखिए इसको बोलते हैं ग्रेना। तो इस फिगर से आप सब समझें, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जब सारा मिल जाता है तो वो थैलेक्वाइड बनाता है और इसी थैलेक्वाइड में क्या होता है? ग्रेना। क्योंकि अभी स्ट्रोमा और ग्रेना का हम सब कुछ सीखने वाले हैं, तो इसलिए इसको आप सब ध्यान में रखेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ये विधि है जिससे कि पौधा जो है भोजन बनाता है। लेकिन दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण का जहां प्रकाशीय विक्रिया की बात करें, यानी जो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो क्रिया संपन्न होता है ग्रेना में। और ऑक्सीजन जो होता है वो जल के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी जल अपघटन के माध्यम से हम सबको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी जो रात में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, जो कि ना के बराबर होता है, क्योंकि 99% जो है वो दिन में होता है, कुछ प्रतिशत जो है वो रात में होता है। तो वो अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश तो है नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो पत्ती में उपस्थित स्ट्रोमा में। तो याद रखिएगा, दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो ग्रेना में संपन्न होगा और रात में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा वो स्ट्रोमा में संपन्न होगा। यह NADPH2 यानी निकोडीनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। इतना याद रखने का काम नहीं है। ये स्ट्रोमा क्या करता है? तो ग्लूकोज का स्थिरीकरण करता है। फल वगैरह में आप सब देखते हैं भारी मात्रा में मीठापन पाया जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो फूड बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। तो वो भोजन बनाने में क्या चीज का निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसलिए आप सारे फल वगैरह को देखेंगे काफी मीठा होता है, उसमें काफी मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये दो टर्म जरूर याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होता है, यानी दिन में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा वो ग्रेना में होगा और रात में जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा थोड़ा बहुत वो पत्ती के स्ट्रोमा में होगा। ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। आपको याद होगा कि, और आपको पता है कि कार्बन का जो ग्रहण करता है वो प्लांट करता है और बदले में हम सबको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो 3 टर्म अभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का ये सूत्र होगा C6O2 + 12H2O, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु मिलकर क्या करते हैं? तो क्लोरोफिल जो कि पत्ती में पाया जाता है, सनलाइट जैसे ही पत्ती पे पड़ेगा तो वो अपना खाना बनाना शुरू कर देगा और खाना बना करके कौन सा डिश देगा? तो वो ग्लूकोज देता है। ठीक है, इसलिए सारे फल में ग्लूकोज पाए जाते हैं। C6H12O6 इसका सूत्र है। इसके अलावा आपको पानी देता है, ऑक्सीजन से जल प्राप्त होता है और आपको ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। 6O2 यहाँ पे होगा, C को काट लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और ग्लूकोज प्राप्त होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है और अपशिष्ट के रूप में यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बचता है, जो हम सब श्वसन अभिक्रिया में काम में लाते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है तो पौधा जो डिश बनाएगा, कौन सा स्वादिष्ट डिश बनाता है? तो वो ग्लूकोज बनाता है। दूसरी बात, हम सबको जो है जल डालने पे, जो प्लांट में हम सब जल डालते हैं, उससे क्या बना करके देता है हम सबको प्लांट? तो वो ऑक्सीजन बना करके देता है। ठीक है, अपशिष्ट के रूप में क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। एकदम याद रखिएगा, इसको हम सब डिटेल में करेंगे। ठीक है, कितना कितना % यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे द्वारा, ये सब हम सब प्रकाश संश्लेषण का बाद में जब पढ़ेंगे तब फिर हम सब करेंगे। बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो यह पादपों को हरा रंग के अलावा अन्य रंग देता है, यानी हरा तो क्लोरोप्लास्ट देता है, लेकिन और सब जो कलरफुल आप फ्रूट्स देखते हैं, बहुत सारे पत्ती में कलरफुल पत्ती देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, तो वो सब अलग अलग रंग का कैसे होता है? तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। जैसे फूल का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, प्याज का लाल रंग एंथोसाइमिन के कारण और चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। तो ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन में मैं आपको ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा अभ्यास। फिलहाल ये उदाहरण के तौर पे मुझे बताना था कि क्रोमोप्लास्ट जो है हरे रंग के अलावा प्लांट में जितने भी आप कलरफुल फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह देखते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। और ये है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यह पारदर्शी होता है, यह खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्थिरीकरण करता है। दूसरा है इलियोप्लास्ट, यह लिपिड वसा का एकत्रीकरण करेगा।
और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट, यह प्रोटीन या अमीनो अम्ल को एकत्रित करेगा और यह रंगहीन होता है। जैसे कि जड़ में कोई कलर नहीं होता है तो वो ल्यूकोप्लास्ट की ही वजह से नहीं होता है। तो समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो आज हम सब इस चैप्टर में कोशिका को समाप्त किए। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालूंगा हमारे इस वाले चैनल पे, आराम आराम से हम सब पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या 20 मिनट लगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बना है, तो आप सब आराम से इसको देखेंगे, ठीक है। एक बार में बैठ के भी देखा जा सकता है और इसको नोट डाउन कर लें। नहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर लेंगे, आपको आराम से कोई भी दिक्कत होगा नहीं और आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम सब पढ़ लिए, पूरे कोशिका चैप्टर को हम सब पढ़ लिए अच्छे ढंग से, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे सब मैं आपको करवाया और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम सब बहुत सारा अभ्यास करेंगे। तो इसको आप सब पढ़ के रखेंगे 1-2 दिन तक। 2-3 दिन के बाद मैं साइंस का जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उसमें सेल्स यानी इसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वो आप सब बनाएंगे और काफ़ी लाभ होगा आपको। इस प्रकार से हम सब कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी को और एक एक चैप्टर को हम सब कंप्लीट करते चले जाएंगे। यह एफर्ट अगर सही लगे और आपके फ़ायदे के लिए है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू वीडियोस नहीं बनाए जाएंगे, सारे आपके काम योग्य वीडियो बनाए जाएंगे। आपके समय की परवाह करते हैं, आपकी समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे कोई फालतू वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई का वीडियो मिलेगा और वो भी आपके एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से सारे वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 होगा वो होगा कोशिका विभाजन और फिर हम सब बढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन के बाद वायरस चैप्टर होगा और फिर आपका जो है वैक्सीन होगा, फिर जितने भी विषाणु के प्रकार वगैरह होते हैं वो सब हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। थैंक यू।